नमस्कार। और आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम लोग चर्चा करेंगे आज भारत के अंतिम हिंदू शासक, जिसको हम लोग हेमू के तौर पर जानते हैं, और साथ ही साथ भारत के अंतिम ऐसे शासक के बारे में जिसकी उपाधि विक्रमादित्य की है। क्योंकि भारत में 14 राजा हैं जो अपने आप को विक्रमादित्य कहते हैं, जो अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते हैं। इससे पहले कि हम लोग हेमू के बारे में चर्चा शुरू करें, आगे बातें करें, आप सभी लोगों को दीपावली की ढेर सारी, माफ़ करिएगा, दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये एक ऐसा पर्व है जो विजय की याद दिलाता है, जो जीत की याद दिलाता है। जीत है अच्छाई की बुराई पर। ये धार्मिक पक्ष से बोला जाता है। मैं इसको ज़रा शैक्षणिक पक्ष से बोलना चाहूँगा, एजुकेशनल टर्म से बोलना चाहूँगा। तो ये जीत है असफलता पर सफलता की। अब ये ज़रूरी नहीं कि आपने एग्ज़ाम दिया और आप एग्ज़ाम में सफल नहीं हो पाए। ये इसका मतलब है कि जीवन में अब तक जो हमने किया उसको और अच्छा करें और बेहतरीन बनाएं। जो इमारत खड़ी किया है उस इमारत को बड़ा करना है। नींव अगर मजबूत है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो नींव को मजबूत करके इमारत को बड़ा करना है। यानी उस असफलता को लेकर के जो एक जीवन का लक्ष्य बना है उसको प्राप्त करने के लिए जो सफलता रूपी आपका एक जीवन का पहलू होगा, उसके लिए। तो एक बार फिर से विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से। अब हम लोग चर्चा करेंगे भारत के अंतिम हिंदू शासक के ऊपर, भारत के अंतिम विक्रमादित्य पर, जिसको हम लोग आमतौर पर हेमू के नाम से जानते हैं। जब राजा बना तो इसने अपना नाम रखा महाराजाधिराज हेमचंद्र विक्रमादित्य। 1501 से लेकर 1556 ये उसका राजनीतिक, अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं ये उसका अपना एक जीवन है जो हम लोगों को दिखाई पड़ता है। हेमचंद्र विक्रमादित्य अर्थात हेमू का जो जन्म है वो 1501 वर्ष में राजस्थान का एक जगह पड़ता है, एक जिला पड़ता है अलवर। अलवर का एक गांव पड़ता है जिसको मछेरी कहा जाता है। मछेरी गांव अलवर में आज भी है, वहाँ पर हुआ है। इनके पिता जो राय पूरणमल हुआ करते थे वो पुरोहित वाला काम करते थे, और एक आप कह सकते हैं अच्छे पुरोहितों में उनकी गणना की जाती थी, और शायद इसी वजह से उनको राय जैसी उपाधि दिया गया था अपने क्षेत्रीय राजा के द्वारा। तो राय पूरणमल पुरोहित वाला काम कर रहे हैं, जीवन सुचारू रूप से चल रहा है। कुछ ऐसी विपत्तियां, कुछ ऐसी परेशानियां आईं जिसकी वजह से राय पूरणमल को, यानी हेमू के पिता को, अलवर छोड़ना पड़ गया। और अलवर छोड़कर वो चले गए हरियाणा का एक गांव लगता है जिसे रेवाड़ी कहा जाता है, सुना होगा आप लोगों ने। और वहां पर जाकर उन्होंने व्यापार का काम करना शुरू कर दिया, और व्यापार भी वही जो घरेलू सामान होते हैं उन्हीं को लेकर। नमक नहीं होता है जो पहले नमक ढेले के रूप में आया करता था, और उसके टुकड़े के रूप में आया करता था, पत्थर के रूप में आया करता था। तो उस नमक के व्यापार को उन्होंने शुरू किया है। और मैं ये तो नहीं कहूँगा बहुत सफल व्यापारी रहे, लेकिन फिर भी अच्छे व्यापारी थे। और उनका जो बेटा है जिसे हेमू कहा जाता है, वो अपने बचपन, अपने बाल्यकाल में अपनी पढ़ाई लिखाई, जो भी उस ज़माने की पढ़ाई लिखाई गुरुकुल पद्धति वाली, संस्कृत, हिंदी, फारसी, अरबी, ये सब जो पढ़ाया जाता था, उनकी शिक्षा लेता है। और साथ ही साथ उसका जो शौक़ है वो शस्त्र चलाने में है, मतलब तीर, तलवार, भाला, इन सब को। तो पिता राय पूरणमल ने अपने बेटे की इस भावनाओं का कद्र करते हुए पढ़ाई लिखाई के साथ साथ शस्त्र चलाने की भी अनुमति दी, जो उसने सीखा। ये उसके जीवन का जो सीख है शस्त्र चलाने का, प्लस इन सारी शिक्षाओं का, ये उसके जीवन में भविष्य में काम आने वाली है। अचानक जीवन, देखिए, कभी कभी अगर हम लोग देखते हैं तो हमें कुछ व्यक्तियों के जीवन बड़े विपदा वाले दिखाई पड़ते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, अचानक विपत्ति आ गई और सब कुछ जो अच्छा चल रहा था वो खराब हो गया। उसी में से एक घटना है
हेमू के पिता की अकाल मृत्यु, अचानक मृत्यु, और अब परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी है हेमू के ऊपर। तो हेमू ने अपने पिता के व्यापार, वो जो नमक वाला व्यापार था, उस व्यापार को आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ाने के साथ साथ उसने मतलब उसमें थोड़ा उसने अपनी शिक्षा का, अपनी योग्यता का परिचय देते हुए, और अब वो उस ज़माने में होता क्या था, आपको अगर थोड़ा बहुत याद होगा, संभवतः आप लोगों ने ऐसा नहीं देखा होगा, मैंने देखा है कि गांव-गांव में पहले क्या होता था, नमक बेचने वाले आया करते थे, साइकिल से या सर पर टोकरी रख के आया करते थे और नमक बेचा करते थे, और नमक के बदले में वो अनाज वगैरह लिया करते थे। तो हेमू ने भी वो घर घर जाकर नमक बेचने का काम शुरू किया। अच्छा पैसा मिला तो उसने, कहते नहीं, एक दुकान टाइप का, एक दुकान जैसी चीज़ बना ली। लेकिन वो घूम घूम कर नमक बेचने वाला वो जो व्यवसाय था वो उसने छोड़ा नहीं। दुकान है, उसके बावजूद वो घूम घूम कर अपना नमक बेच रहा है। लेकिन उसके नमक बेचने का जो तरीका है वो अन्य लोगों की अपेक्षा अलग है। और ये चीज़ एक दिन एक व्यक्ति की नज़र में आ गई, और वो व्यक्ति कोई और नहीं था, वो मुगल काल के दौरान एक सुल्तान जिसे हम लोग शेर शाह सूरी कहते हैं। तो शेर शाह सूरी की मृत्यु हो चुकी है, और शेर शाह सूरी की मृत्यु के बाद उसका बेटा, जिसका वास्तविक नाम जलाल खां है, जिसने अब गद्दी पर बैठकर इस्लाम शाह की उपाधि धारण कर रखा है, उसकी नज़र अचानक पड़ी हेमू पर। और हेमू अपने अलग अंदाज से और अलग तरीके से वो बिजनेस कर रहा है, मतलब नमक बेच रहा है। इस बीच कुछ ऐसी घटना घटी कि उसको लूटने पाटने की कोशिश की गई, तो उसने अपनी सुरक्षा भी कर ली। अच्छा, संभवतः ये जो लुटेरे हेमू को लूटने गए हैं, ये शायद इस्लाम शाह सूर के ही भेजे हुए आदमी हैं, जांच पड़ताल करने के लिए कि क्या वास्तविक तौर पर। तो देखा ये कि यार बड़ा काबिल आदमी है, एक अच्छा बिजनेसमैन भी दिखाई पड़ रहा, और बढ़िया हथियार चला लेता है, अपनी रक्षा कर लेता है। इस्लाम शाह बड़े प्रभावित हुए, हेमू को सामने प्रस्तुत किया गया, हेमू से परिचय हुआ, और इस्लाम ने यानी सुल्तान ने ऑफ़र दिया कि क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? कौन नहीं करना चाहेगा। हेमू ने स्वीकार कर लिया, जी सुल्तान, मैं आपके लिए काम करना चाहूँगा। तो देखो भाई, तुमको रेवाड़ी नहीं, दिल्ली चलना पड़ेगा। अच्छा, रेवाड़ी और दिल्ली में कोई बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, और अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा ही होगा, बहुत मुश्किल हफ्ते भर पहले हरियाणा का चुनाव हुआ है, आप और अक्सर समाचार वगैरह में देख पा रहे होंगे। तो रेवाड़ी और दिल्ली की बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। तो अब हेमू परिवार सहित दिल्ली आ गया है, और दिल्ली में उसे सबसे पहले बाजार अधीक्षक का पद दिया गया है। ये जो बाजार मार्केट इंस्पेक्टर का जो पोस्ट है, इस पोस्ट को वैसे तो दिल्ली सल्तनत की बात करें तो इस पद को बनाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, लेकिन बाद में ये पद है तो, लेकिन बहुत एक्टिव नहीं है। जब शेर शाह सूरी राजा बना था, यानी सुल्तान बना था, तो उसने एक बार फिर से प्रशासनिक जो अलग अलग पद हैं उनको, कहते नहीं, रिचार्ज किया, एक्टिव किया। तो ये बाजार अधीक्षक, मार्केट इंस्पेक्टर का पद जो है फिर से एक्टिव हो गया है, और इस्लाम के ज़माने में भी रहा है। तो हेमू को, चूँकि वो बिज़नेस करता था और उसके बिज़नेस का जो मॉड्यूल था वो बिल्कुल अलग था, तो इसलिए उसको बाज़ार का निरीक्षक बनाया गया, और जिसमें भी उसने अच्छी तरह से काम किया। चूँकि घूम घूम कर नमक बेचता था, तो एक और चीज़ पता चल गई कि साहब जब घूम घूम कर बेचते हैं तो बहुत सारे अलग अलग जगहों में जाते हैं, तो उन जगहों के बारे में जानकारी, जिसे हम लोग कहते हैं एक प्रकार का इंटेलिजेंस। तो इस्लाम ने हेमू की इस योग्यता को परखा, और ख़ास जब बातचीत हुई उसमें पता चला, और कई ऐसी बातें जो शायद सुल्तान के बड़े विश्वास पात्र अधिकारी नहीं बता पाए, वो हेमू ने बताया है। तो इस्लाम को लगा कि यार इस लड़के को बाज़ार तक सीमित न रखा जाए, इसको और आगे जिम्मेदारी दिया जाए। तो बाज़ार अधीक्षक होने के साथ साथ अब इनको खुफिया विभाग, यानी कि आजकल के हिसाब से आप रॉ कह लो CID कह लो, जो भी कह लो आप, तो उसका हेड बना दिया गया, और कहा गया कि तुम सूचनाएं इकट्ठा करके लाओ। और वो इसलिए इकट्ठा करके लाओ क्योंकि अगर आपको शेर शाह सूरी याद होगा, तो शेर शाह सूरी ने भगाया था हुमायूं को। हुमायूं ईरान चला गया था, लेकिन वो भारत आने की वापसी की कोशिशें कर रहा है। अच्छा,
बाबर के परिवार का हुमायूं तो गया था, लेकिन कामरान, अस्करी और हिंदाल वो तो हिंदुस्तान में ही थे। तो क्या ये मुगल और क्या क्या कर रहे हैं? और चूंकि वो लोग उत्तर पश्चिम के ही क्षेत्र में सीमित थे, और जिस क्षेत्र से ये हेमू आया हुआ है, तो इसलिए इसको जिम्मेदारी दी गई कि तुम ये काम करो। और साथ ही साथ डाक विभाग का अधीक्षक बना दिया गया, क्योंकि उस जमाने में जो खुफिया विभाग है वो कहीं ना कहीं से डाक विभाग के तहत काम किया करता था। वो घूम घूम कर जाना, सूचनाओं को एकत्र करना और उसको हेड तक पहुंचाना। हेड उन सूचनाओं को डिकोड करता है और डिकोड करके सुल्तान के पास तक पहुंचाता है कि साहब ऐसा है, साहब वैसा है, और ये है वो है। इस बीच हेमू को कुछ ऐसी खबरें मिली जिससे वो हुमायूं का जो एक भाई है जिसका नाम कामरान है, कामरान भी कुछ कोशिशें कर रहा है। तो हेमू ने अपनी जिम्मेदारी को, मतलब होता नहीं, अपने दायित्व को आगे बढ़ाया। और हेमू को अब मनकोट का, ये इलाका पड़ता आजकल के पाकिस्तान में, तो मनकोट के पड़ोस में हुमायूं का जो सौतेला भाई जो कामरान है, बोला गया जरा इसकी गतिविधियों पर नज़र रखो भाई, कहीं ना कहीं ये भी हिंदुस्तान का बादशाह बनने का प्रयास कर रहा था, और जब हुमायूं था तभी कर रहा था, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है भाई, जरा इस पर नज़र रखी जाए। हेमू ने नज़र रखना शुरू कर दिया और दिन प्रतिदिन की गतिविधियों को बताना शुरू कर दिया। और ये कुछ ऐसी गतिविधियां थीं जिनसे दिन प्रतिदिन हेमू का जो विश्वास है, हेमू पर जो विश्वास है, वो सुल्तान का लगातार बढ़ता जा रहा है। सुल्तान का जब ये विश्वास बढ़ता जा रहा है तो हेमू का पद बढ़ता जा रहा है, और हेमू का दायित्व और हेमू का एक रुतबा जिसे कह सकते हैं वो बढ़ता चला जा रहा है। इस बीच 1533 की बात है, इस्लाम शाह सूर, जो कि शेर शाह सूरी का एक काबिल लड़का है, वो डेथ हो जाती है उसकी। और जब इस्लाम की डेथ है तो हो रही है, तब उसका बेटा है जिसका नाम फिरोज शाह सूर है, जो कि एक 12 साल का बच्चा है, और उसकी जिम्मेदारी दी गई है मुबारिज खां को, जो कि उसका मामा लगता है। बमुश्किल 12 साल का ये लड़का 3 दिन तक गद्दी पर बैठ पाया, और इस बीच उसके मामा के द्वारा उसकी हत्या करवा दी गई। कहते तो ये भी हैं कि इस पूरे कॉन्स्पिरेसी में इनडायरेक्ट वे में हेमू भी शामिल था कहीं ना कहीं। फिलहाल अब मुबारिज खां बैठ गया है गद्दी पर। अब मुबारिज खां ने नाम बदल रख कर लिया है मोहम्मद आदिल शाह सूर। ये वो समय है जब सूर डायनेस्टी बड़ी तेज़ी से टूटेगी, बहुत तेज़ी से, और टूट करके 5 अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाएगी। कुछ दिल्ली में, कुछ सेंट्रल यूपी, सेंट्रल इंडिया के एमपी वाले रीजन में, कुछ नॉर्थ वेस्ट की तरफ आपको दिखाई पड़ेंगे। तो 5 अलग अलग टुकड़ों में ये सूर डायनेस्टी बढ़ जाएगी। सूर डायनेस्टी का आपस में बढ़ जाना ये भारत के कई राजपूत राजाओं के लिए भी अच्छी बात थी, मुगल हुमायूं के लिए भी एक अच्छी बात थी, क्योंकि उसको जो पिछले 13-12 सालों से वो भारत से बाहर जा चुका है, उसको वापस आने का कहीं ना कहीं एक मौका कह सकते हैं, एक मौका दिखाई पड़ रहा है। और हेमू के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि हेमू अब अपना राजनीतिक विस्तार करेगा, क्योंकि अब उसको कमांड करने का वो जो प्रॉपर, जो इस्लाम शाह के अंदर जो शक्ति और ताकत और जो योग्यता थी, अब तो फिलहाल वो किसी के अंदर दिख पाने गई है। तो यही वो समय है जब हेमू ने अपनी ताकत को बढ़ाया है, अपने राजनीतिक कद को बढ़ाया है, और अब तो बढ़ते बढ़ते ये प्रधानमंत्री के पद पर आ चुका है। इस्लाम की मृत्यु ने राजनीतिक तौर पर, वो तत्कालीन समय की राजनीतिक स्थिति की अगर बात करें तो एक बड़ा जिसे कहते नहीं, अस्थिरता, इनस्टेबिलिटी को क्रिएट कर दिया। और इसका परिणाम ये निकल कर आया कि हेमू को कई एक लड़ाइयों में हिस्सेदारी करनी पड़ गई। करीब करीब 22 लड़ाइयाँ हेमू ने लड़ी, और हेमू के लड़ाई का जो तरीका था वो बिल्कुल उसके बिजनेस की तरह से बिल्कुल अनूठा था। और यही कारण है कि अपने ज़माने के, उस ज़माने में अगर मैं आपसे कहूँ कि टॉप 10 सेनापतियों को गिना जाए, उस ज़माने में राजपूताना को मिलाकर, अफगानों को मिलाकर, सबको मिलाकर के, तो हिंदुस्तान के टॉप 10 प्रमुख सेनापतियों में से एक हुआ करता था हेमू। और कायदे से टॉप 10 तो छोड़िए, टॉप 5 में इसकी गिनती हुआ करती थी। लेन पून, ऐसे बहुत सारे इतिहासकार रहे जिन्होंने अपने ज़माने में हेमू को बताया कि वो बहुत ही अपने ज़माने का शानदार सेनापति हुआ करता था, रणनीति बड़ी शानदार हुआ करती थी।
और उस रणनीति का परिणाम ये था कि हेमू दिन ब दिन लगातार ऊंचा ऊंचा पद प्राप्त करता जा रहा है। इस बीच समाचार मिल रहा है कि हुमायूं वापस लौट रहा है और हुमायूं को मदद भी मिल गई है। सिकंदर सूर वगैरह को पराजित करने के बाद हुमायूं लौटा और लौट करके उसने दिल्ली पर और आगरा के इलाके पर कब्जा कर लिया। ये वो समय है जब दिल्ली से हट जाना ज़्यादा मुनासिब होगा, आगरा से हट जाना ज़्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि हुमायूं की मदद ईरान की सेनाएं भी कर रही हैं। तो हेमू और उसके अन्य सेनापति हट गए और उसके राजा वजा भी हट गए। लेकिन अपने राजा की गिरती दशा को देख करके अब हेमू को लगा, यार ऐसे नालायक कमज़ोर राजा के लिए काम करने से बेहतर है क्यों ना अपनी सत्ता स्थापित किया जाए। और शायद ऐसे कई लोग रहे जिन्होंने हेमू को इस बात के लिए कहा भी कि अब आप जो अपनी योग्यता आप दूसरे के लिए लगा रहे हो उससे अपना साम्राज्य स्थापित करो आप भाई। हेमू को लगा सही है ये। इस बीच आप देखिएगा हुमायूं जो लौट आया उसको अपने बेटा जो अकबर छूट गया था वो उससे मुलाकात हो रही है। और इस बीच हुमायूं अपने महल का लाइब्रेरी जिसका नाम शेर मंडल है उसकी सीढ़ियों से गिर गया और गिरकर वो मर गया। इससे पहले कि मुगल एक बार फिर से अपने आप को स्टैब्लिश करते फिर बिखर गए। अकबर जो 14 साल का बच्चा है उसकी जिम्मेदारी बैरम खान के पास है और बैरम खान अकबर को लेकर आजकल का पाकिस्तान जिसे उस ज़माने का पंजाब प्रांत कह दिया जाए उस इलाके के प्रांतपति हैं जो कि दिल्ली से दूर पड़ता है। वो एक अलग बात है कि दिल्ली और आजकल के पाकिस्तान के बीच में कोई ऐसा जैसे होता नहीं कोई पर्वत या ऐसा कुछ है नहीं जिससे ये रास्ता ब्लॉक किया जाए। इसीलिए हमेशा ध्यान दीजिएगा पानीपत एक ऐसा मैदान रहा है जो वेस्टर्न प्रोविंस के लिए एक बहुत ही मुफीद जगह रही है। और भारत के इतिहास में पानीपत की 3 बड़ी लड़ाइयाँ हुई और इन तीनों लड़ाइयों ने एक ऐसा रिजल्ट दिया जिसने सत्ता का परिवर्तन किया है। उधर हेमू हुमायूं के मरने की खबर सुनता है। जल्दी ही वो बनारस आगरा इन इलाकों पर कब्जा करता है और अब वो आगरा पर कब्जा करके और आगरा की जिम्मेदारी तरती बेग के पास हुआ करती थी जो कि मुगल एक अधिकारी थे जो भाग करके हार गए तो भाग करके दिल्ली चले गए। वहाँ पर भी हेमू पहुँच गया। उसने जल्दी ही तरती बेग को फिर से पराजित कर दिया और दिल्ली पर अपना पूरा नियंत्रण स्थापित कर लिया। यहाँ पर हेमू ने अपने आप को घोषित किया महाराजाधिराज हेमचंद्र विक्रमादित्य। अच्छा, इस बीच तरती बेग जो आगरा दिल्ली और आगरा दोनों हार चुके हैं वो पंजाब की ओर भाग रहे हैं और उधर पंजाब से उत्तर पश्चिम प्रांत से हेमू के खिलाफ अकबर और उनका खान बाबा जिनको हम लोग बैरम खान कहते हैं वो निकल पड़े हैं वापस से सत्ता प्राप्त करने के लिए। इधर हेमू ने ये जानता, हेमू को खबर लग गई है, वैसे भी एक अच्छा जासूस रह चुका है, खुफिया विभाग का अधिकारी रह चुका है, तो खबर तो इसे मिल रही है लगातार कि अकबर ऐसे कर रहा है और अकबर की सेनाएं ऐसी हो रही, ये हो रहा है। तो अकबर के पास हेमू के पास सारी खबरें हैं। हेमू ने इससे पहले कि पानीपत के मैदान में अकबर पहुँचे, हेमू ने अपनी सेना का एक बड़ा हिस्सा और अपनी सेना के 2 बड़े सेनापतियों को भेजा कि तुम जाकर पानीपत के मैदान में घेराबंदी करो और मैं ज़रा आ रहा हूँ, मतलब थोड़ा समय लेकर आऊँगा कुछ स्थितियों को ठीक करके। उधर उनकी भेजी गई सेना और सेनापति पहुँच चुके हैं। वो लोग पहुँच करके इलाके को यानी पानीपत के मैदान पर अपनी रणनीति वगैरह मतलब स्ट्रेटेजिकली वे में अपने आप को मजबूत बना रहे हैं। और कुछ समय के उपरांत हेमू भी पहुँचा है। अच्छा, जब तक हेमू पहुँचा तब तक उधर से जो है आ चुके हैं अकबर और मुगल सेना भी आ चुकी है। तो दोनों सेनाओं के बीच युद्ध की परिस्थितियां लगभग बन चुकी हैं। युद्ध हो रहा है और बात है 5 नवंबर 1556 की। युद्ध अपने जैसे कहते नहीं चरम अवस्था पर पीक लेवल पर युद्ध चल रहा है। हेमू अपने पसंदीदा हाथी जिसका नाम हवाई है उसके ऊपर एक हौदी, एक लोहे का बड़ा सा कंटेनर टाइप का हुआ करता था जिसमें राजा बैठा करते थे और उसमें कई प्रकार के हथियार रहते थे, तीर, तलवार, भाला, धनुष, ये सब चीज़ें हुआ करती थी और जिससे वो नेतृत्व कर रहा था।
अगर हेमू की सेना की बात करें तो हेमू की सेना का जो बायां हिस्सा है उसको उसका भांजा है जिसको राम्या कहा जाता है वो देख रहा है, जो कि पहले आकर युद्ध के मैदान में हेमू से पहले आकर, और एक और है दाहिनी तरफ की अगर बात करें तो दूसरा भांजा जिसे शादी खान कक्कड़ कहा जाता है वो है। तो ये दो लोग पहले से आ गए हैं, ये दो लोग पहले से अपना युद्ध के मतलब होता नहीं मैदान उदान का पूरा सर्वे और वे कर चुके हैं। तो इन सब के साथ नेतृत्व कर रहा है। दोपहर दोपहर तक का मामला है कि हेमू की सेना भारी पड़ रही है, मुगल सेना कमज़ोर पड़ रही है। मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खान कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अब मुगलों को निकाल दिया जाएगा, यानी शाम होते होते इस पानीपत की धरती से मुगलों को हटा दिया जाएगा। इस बीच अचानक एक घटना घटी है और घटना ये कि शाहकुली नाम का एक मुगल आर्चरर धनुर्धारी है जिसने हेमू को, जो कि एक रणनीति के तहत काम किया गया, जो बैरम खान ये समझ चुके हैं कि जब तक हेमू नहीं मरेगा या हेमू को घायल न कर दिया जाए तब तक तो ये युद्ध जीत पाना बड़ा मुश्किल है। तो अब निशाने पर हेमू को ले लिया गया है। शाहकुली की एकमात्र जिम्मेदारी है कि तुम किसी भी कीमत पर हेमू को मारो, और शाहकुली ने अब अपनी निशानेबाजी यानी अपना तीर का प्रयोग करना शुरू कर दिया और धड़ाधड़ हेमू पर तीर चलाने शुरू कर दिए। शुरुआती असफलता मिलती रही, हेमू को तीर लगे लेकिन ऐसे नहीं लगे कि जान का खतरा हो जाए। लेकिन अचानक, जिसे कहते नहीं समय और भाग्य, ये जब करवट लेता है तो अच्छे अच्छे लोगों की जिंदगी, अच्छे अच्छे लोगों की परिस्थितियां बदल जाती हैं। कोई राजा तो वो एकदम से ज़मीन पर आ जाता है और कोई रंक वो राजा बन जाता है। हेमू के साथ भी ऐसे ही है, उसकी किस्मत ने उसे धोखा दिया है, उसके जीवन का अंतिम पल आ गया है और अब एक तीर है जो कि हेमू की आंख में लग गया है। और आंख जानते ही हैं, शरीर का वो हिस्सा है जो बिल्कुल ब्रेन के पास में है, और तीर उस ज़माने के तो आप जानते ही हैं, तीर जो काफ़ी अंदर तक चोट कर गया है। और कुछ समय के लिए हेमू बेहोश सा हो करके गिर पड़ा अपने हौदी के अंदर, वो जो बड़ा सा लोहे का हौदी बना उसमें गिर पड़ा है और बलबल बलबल खून बहता जा रहा है। अच्छा, शाहकुली ने, अच्छा इस बीच हुआ क्या कि जो हेमू का महावत है वो हाथी को लेकर भागने की कोशिश कर रहा है, हेमू को लेकर भागने की कोशिश कर रहा है, और इस एक चोट ने और हेमू के गिरने ने, मैंने कहा ना भाग्य और समय जब ये बदलता है तो किसी भी इंसान की परिस्थितियां कब उसमें हवा मतलब पंख लग जाए और वो उड़ जाए कोई नहीं जानता। कुछ ऐसा ही हो गया है, मुगलों के भाग्य और किस्मत पर पंख लग चुका है और भागते हुए हेमू के हाथी को पकड़ा गया। शाहकुली ने, होता नहीं वो हाथी के सूंड पर चढ़ते हुए उसके माथे पर, हाथी के माथे पर आया और वो ढूंढ रहा है कहाँ है हेमू, क्योंकि मैदान में तो गिरा नहीं वो। अचानक उसकी नज़र हौदी पर पड़ी है जो एकदम खून से लथपथ है, भरा पड़ा है, और उसी में हेमू भी है जो अब तक बेहोश था लेकिन अब हल्की हल्की, जिसे कराहट नहीं कहते हैं, कराह रहा है, तो वो आवाज़ आ रही है। ये वाकई हेमू उसी में है। हेमू को पकड़ा गया है, घायल हेमू को अब लाया गया है, युद्ध खत्म हो गया है और हेमू को अब प्रस्तुत किया गया है अकबर के सामने, जिसकी उम्र मात्र 14 साल के आसपास की है। बैरम खान अकबर से कहते हैं कि बादशाह सलामत, इस काफिर की गर्दन काट दिया जाए और गाजी का मर्तबा उपाधि हासिल किया जाए। अकबर चूंकि भी कम उम्र का है, शायद उसको लगा कि यार ये तो इसकी हालत ख़राब। उसने बैरम से कहा कि बैरम बाबा, यानी खान बाबा, ये तो पहले ही अधमरा हो चुका है, इसको क्या मारा जाए। कहते हैं अकबर ने जब ऐसा कुछ कहा तो बैरम खान गुस्से से तलवार लेकर आगे बढ़े और उन्होंने हेमू की गर्दन काट दी और अकबर के जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। और अकबर, बैरम खान ने जो हेमू की गर्दन काटी तो उसका जो सिर है वो काबुल ले जाया गया और काबुल में वहाँ पर किसी इमारत पर टंगवा दिया गया कि देखो ये है मुगलों के खिलाफ जाने का परिणाम। ये मैसेज था उन लोगों को, काबुल में उन लोगों को जो कि अकबर के परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और जो शायद भविष्य में विरोध या विद्रोह कर सकते हैं, जिनके बारे में इंफॉर्मेशन थोड़ी थोड़ी अकबर और बैरम खान को मिल रही है।
और बाकी शरीर को दिल्ली के किसी किले के दीवार के होता नहीं गेट का जो पिलर बनता है चौड़ा चौड़ा, उसमें उसको गाड़ दिया गया है। एक बहुत ही भयानक दर्द भरा अंत रहा, लेकिन इस अंत से पहले एक बहुत बड़ी सफलता हेमू की रही है। अगर वो सफलता मिल गई होती और ये पानीपत का मैदान का नतीजा हेमू के पक्ष में जो जा रहा था अगर वो चला गया होता तो शायद भारत का इतिहास कुछ और होता, हम भारत के इतिहास को कुछ और पढ़ रहे होते। लेकिन इतिहास की समस्या ही यही है कि इसमें ये होता शब्द जो है ना, जैसे इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कह देते हैं, बड़ा अजीबोगरीब है। ये होता तो वो हो जाता, वो होता तो वो हो जाता, ऐसा होता तो वैसा होता। वैसा तो हुआ नहीं। हुआ तो ये कि बैरम खान मर गया, हुआ तो ये कि बैरम खान ही नहीं मरा, बैरम खान के पूरे परिवार को मरवा दिया गया है। और अब वो बैरम खान जो हिंदुस्तान का अंतिम हिंदू राजा था वो मारा जा चुका है। भारत का अंतिम विक्रमादित्य मारा जा चुका है और भारत की सत्ता एक बार फिर से मुगलों के हाथ में आ गई है। तो हेमू जैसे शख्सियत, और आज विजयदशमी का दिन भी है और आज ही का वो दिन है जब हेमू का जन्म भी हुआ। तो मुझे लगा कि विजयदशमी है, विजयदशमी के दिन में एक ऐसे व्यक्ति का जो अपने जीवन में एक बहुत ही नीचे, बहुत ही मतलब आम पद से उठ करके एक होता नहीं एकदम एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचा, तो ये उसके भी जीवन की एक विजयदशमी ही थी। तो मुझे लगा कि इस चर्चा को, इतिहास को बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सब के अंदर वो हेमू है, हम सब के अंदर वो हेमू है और वो हेमू हमको अपनी सफलता के शीर्ष पर ले जा सकता है, बशर्ते उसके लिए काम करना पड़ेगा। स्ट्रेटजी बनाकर, रणनीति बनाकर काम करना पड़ेगा। कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, पढ़ना कैसे है, क्योंकि कई बार समस्या होती है, पढ़ते तो हैं भूल जाते हैं। पढ़ा 20 पन्ना और शाम तक आते आते 2 पन्ना लिखने की स्थिति में नहीं रह जाते हैं। तो इन सारी कमियों को दूर करना, ये कमियां दूर होंगी रणनीति बनाकर, ये कमियां दूर होंगी चीज़ों को समझने पर। हेमू की इस कहानी को अगर समझना है तो एक बार खुद को हेमू मानिएगा और हेमू मान करके एनालिसिस करिएगा, तो शायद आपको हेमू भी समझ में आएगा, हेमू की रणनीति भी समझ में आ जाएगी और उस रणनीति के बदौलत जो हेमू अपनी सफलता के शीर्ष पर गया तो आप भी सफलता के शीर्ष पर होंगे। इसलिए जरूर प्रयास करिएगा, कोशिश जरूर करिएगा, सोचिएगा क्या कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ वो सही है या गलत है। अगर गलत है तो कौन कौन सी गलतियाँ हैं, उन गलतियों को ठीक करना पड़ेगा। अब मुझे नहीं मालूम कि आप क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कि जो आप कर रहे हैं उसमें गलतियाँ कहाँ हैं, ठीक है। मुझे तो इतना मालूम है कि आप लोग पढ़ रहे हैं और सिर्फ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होता है पढ़ा उसका एनालिसिस किया कि नहीं किया, जो पढ़ा उसका एनालिसिस किया कि नहीं किया। और ये बात मैं सिर्फ हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा हूँ, हर विषय को ध्यान में रख कर कह रहा हूँ। जब आप कोई भी विषय पढ़िए तो हमेशा सोचिए, उस पर विचार करिए, उस पर एनालिसिस करिए, ठीक है। साइंस पढ़िए तो वैज्ञानिक बनकर पढ़िए, है ना। बायोलॉजी पढ़िए तो डॉक्टर बनकर सोचिए, है ना। बॉडी ऑर्गन्स के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो डॉक्टर बनकर सोचिए। डॉक्टर बनकर मतलब डिग्री नहीं लेने जाना है, मतलब सोचिए थोड़ा सा मेडिकल टर्म के हिसाब से अगर सोचा जाए ऐसा। इसी तरह से ज्योग्राफी अगर पढ़ रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए एक जियोग्राफिस्ट बन जाइए कि हाँ ये है तो इसका कारण ये होगा, इसका कारण ये होगा। तो जब तक कारण और निवारण नहीं ढूंढ पाएंगे तब तक दिक्कत होगी। और हेमू ने वो कारण और निवारण ढूंढा था, जिसकी वजह से वो अपनी सफलता के शीर्ष पर पहुंचा था। उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी, ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आया होगा। और विजयदशमी का ये पवित्र त्यौहार है तो आप सभी लोगों को एक बार फिर से मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। नमस्कार।